नया टॉपिक शुरू होता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। पिछला हमने टॉपिक कवर किया था मूल अधिकारों के बारे में। मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में थे और अब नया टॉपिक शुरू होता है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व, इनका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 में किया गया है। किसमें किया गया है? भारतीय संविधान के भाग 4 में, और अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक इनका वर्णन किया गया है। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक इनका वर्णन किया गया है। हम एक छोटी सी सारणी का अध्ययन करेंगे, एक छोटी सी सारणी देखेंगे, उसके माध्यम से समझेंगे कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है। तो एक तरफ तो मूल अधिकार, इधर मूल अधिकार, मूल अधिकार, एक तरफ मूल अधिकार, मूल अधिकार, और दूसरी तरफ नीति निर्देशक तत्व। इधर नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्व। इनमें मुख्य मुख्य अंतर क्या है, इसके बारे में हम चर्चा यहाँ पर सामान्यतया करेंगे। मैंने बताया था मूल अधिकार, मूल अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में है। किस में है? भारतीय संविधान के भाग 3 में। जबकि नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 में किया गया है। किस में किया गया है? भारतीय संविधान के भाग 4 में। मूल अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक दिए गए, जबकि नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक बताए गए। मूल अधिकारों की बात करें, मूल अधिकार भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान से लिए गए। कहां से लिए गए? ये अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं, ये अमेरिकी संविधान से लिए हैं। और नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिए गए। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। और आयरलैंड ने इन्हें लिया था स्पेन से, आयरलैंड ने इन्हें लिया था स्पेन से। मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए, आयरलैंड ने इन्हें लिया था स्पेन से। अगली विशेषता है मूल अधिकार वर्तमान में प्राप्त अधिकार है। कैसे अधिकार हैं? वर्तमान में प्राप्त। मूल अधिकार वर्तमान में प्राप्त अधिकार है। कैसे अधिकार हैं? वर्तमान में प्राप्त अधिकार। जबकि नीति निर्देशक तत्व भविष्य लक्षी अधिकार है। जबकि नीति निर्देशक तत्व भविष्य लक्षी अधिकार हैं, अर्थात जैसे जैसे देश विकास करेगा, जैसे जैसे देश की आर्थिक तरक्की बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इन्हें समय समय पर भारतीय जनता को प्रदान किया जाएगा। तो नीति निर्देशक तत्व हो गए भविष्य लक्षी अधिकार। आगे मूल अधिकार वाद योग्य अधिकार है। मूल अधिकार वाद योग्य अधिकार है, वाद योग्य अधिकार है। मूल अधिकार वाद योग्य अधिकार है। वाद योग्य अधिकार का मैंने पहले अर्थ बताया था, मूल अधिकार पढ़ा रहा था उस समय, कि इनका हनन होने पर हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, अर्थात इनका हनन होने पर हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। इनका हनन होने पर हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। अगली विशेषता, अगला अंतर क्या है?
मूल अधिकार नकारात्मक अधिकार है, मूल अधिकार नकारात्मक अधिकार है। कैसे अधिकार है? नकारात्मक अधिकार, नकारात्मक अधिकार है। नकारात्मक अधिकार क्यों है? मैंने पहले बताया था, क्योंकि ये राज्य की शक्ति को नियंत्रित करते हैं, राज्य की शक्ति को सीमित करते हैं। जबकि नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक अधिकार है, जबकि नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक अधिकार है, जबकि नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक अधिकार है। जबकि नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक अधिकार है। सकारात्मक क्यों है? इसका तात्पर्य है कि ये नीति निर्देशक तत्व राज्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, इसलिए सकारात्मक है कि ये नीति निर्देशक तत्व राज्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, ये राज्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। और यदि हम अंतिम अंतर की बात करें तो मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त अधिकार है, मूल अधिकार व्यक्तियों को प्राप्त अधिकार है। मूल अधिकार नागरिक व व्यक्तियों को प्राप्त अधिकार है, और जबकि नीति निर्देशक तत्व राज्यों के अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व राज्यों के अधिकार है। यहां मैंने नागरिक शब्द भी यूज में लिया है और व्यक्ति शब्द भी यूज में लिया है। नागरिक का तात्पर्य है, नागरिक वह होता है जिसे भारत में वोट देने का अधिकार होता है। क्या होता है? वोट देने का अधिकार होता है, जिसका जन्म भारत में ही होता है। जबकि व्यक्ति भारतीयों के साथ साथ जो विदेशी होते हैं, अर्थात व्यक्ति यानी कि विदेशी जो व्यक्ति होते हैं, उन्हें देश में वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। तो कुछ मूल अधिकार मैंने ऐसे बताए थे जो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं, जैसे 15, 16, 19, 29, 30 में दिए गए अधिकार। जबकि बाकी सभी मूल अधिकार भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं। इसीलिए मैंने कहा है कि मूल अधिकार नागरिक व व्यक्तियों को प्राप्त अधिकार हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व राज्यों को प्राप्त अधिकार हैं। तो ये मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों के मध्य एक सिंपल साधारण सा अंतर मैंने किया। पहला है मूल अधिकार भाग 3 में है, निर्देशक तत्व भाग 4 में है। मूल अधिकारों का वर्णन 12 से 35 तक है, निर्देशक तत्वों का वर्णन 36 से 51 तक है। मूल अधिकार भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान से लिए हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व ऑरलैंड के संविधान से लिए हैं। मूल अधिकार वर्तमान में प्राप्त अधिकार है, जबकि नीति निर्देशक तत्व भविष्य लक्ष्य अधिकार है। मूल अधिकार वाद योग्य हैं। वाद योग्य क्यों है? क्योंकि इनका हनन होने पर हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, क्योंकि इनका हनन होने पर यदि राज्य सरकार नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं करती तो हम न्यायालय नहीं जा सकते हैं। मूल अधिकार नकारात्मक है। नकारात्मक का तात्पर्य है कि राज्य की शक्ति को नियंत्रित करते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक अधिकार है। सकारात्मक अधिकार का तात्पर्य है कि ये राज्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। और अंतिम इनका जो अंतर वो ये है, मूल अधिकार नागरिकों व व्यक्तियों को प्राप्त अधिकार हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व राज्यों को प्राप्त अधिकार हैं। तो ये मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के मध्य एक सिंपल सा अंतर सारणी के माध्यम से किया है। आगे हम बढ़ते हैं, नीति निर्देशक तत्वों को आगे पढ़ते हैं। एक बार ये देख लीजिए, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी हुई है। क्या दी हुई है? राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा उसी प्रकार दी हुई है जिस प्रकार अनुच्छेद 12 में दी हुई है, अर्थात राज्य सरकार में केंद्र सरकार व संसद, राज्य सरकार व राज्य विधानमंडल और स्थानीय सरकार तीनों को सम्मिलित किया जाता है। इसी के साथ यदि कोई भी संस्था जिसमें कम से कम 1% हिस्सेदारी
केंद्र, राज्य व स्थानीय सरकार की हो वो भी राज्य मानी जाएगी। ये राज्य की परिभाषा मैंने अनुच्छेद 12 में विस्तार से बताई है, व्यापक इसका हमने वहां पे अध्ययन किया है। अनुच्छेद 36 में अनुच्छेद 12 की तरह ही राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 37 में यह बताया गया है कि नीति निर्देशक तत्व राज्य के शासन के लिए तो आधारभूत हैं, अर्थात नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखकर ही राज्य सरकार अपना शासन चलाएगी, लेकिन ये वाद योग्य नहीं है। अर्थात यदि कोई राज्य सरकार इन नीति निर्देशक तत्वों की पालना नहीं करती है या इनको ध्यान में रखते हुए शासन नहीं चलाती है तो हम न्यायालय नहीं जा सकते। अनुच्छेद 37 में बताया गया है कि ये नीति निर्देशक तत्व, ये नीति निर्देशक तत्व, ये नीति निर्देशक तत्व राज्य के शासन के लिए आधारभूत हैं, राज्य के शासन के लिए आधारभूत हैं, आधारभूत है, लेकिन वाद योग्य नहीं, लेकिन वाद योग्य नहीं। बात समझ में आई? नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखकर ही राज्य सरकार चलेगी, इसलिए शासन के लिए आधारभूत हैं। लेकिन यदि राज्य सरकार इन नीति निर्देशक तत्वों की पालना नहीं करती है तो हम न्यायालय में नहीं जा सकते, उसके खिलाफ वाद नहीं ला सकते। अनुच्छेद 37। आगे है अनुच्छेद 38 और अनुच्छेद 39। हम यहाँ पर इनकी चर्चा नहीं करेंगे, हम नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत केवल महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को ही पढ़ेंगे। आगे हम चर्चा करते हैं अनुच्छेद 40 की। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 और अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का वर्णन। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का वर्णन। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के बारे में बताया गया है कि ग्राम पंचायतों का गठन करना और उनका विस्तार करना राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 40 के विस्तार में ही हम आगे चर्चा करेंगे कि एक समिति बनी थी, उसका नाम है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर राजस्थान, सिफारिश के आधार पर बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर राजस्थान के नागौर जिले में, राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज का उद्घाटन किया। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज का उद्घाटन किया। पंचायती राज का उद्घाटन किया। महात्मा गांधी जी का सपना था
राम राज्य होगा, गांवों में शासन गांवों की पंचायतों के माध्यम से चलाया जाएगा और उसी के माध्यम से, यानी कि गांधी जी के सपने को पूरा करने के लिए अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों की बात कही। अनुच्छेद 40 का विस्तार करते हुए अर्थात अनुच्छेद 40 की व्यवहारिकता को देखते हुए बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का उद्घाटन किया। यह हुआ था राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में उद्घाटन। लेकिन एक साथ संपूर्ण राज्य में सबसे पहले पंचायती राज लागू हुआ था आंध्र प्रदेश, और वो हुआ था 11 अक्टूबर 1959 के दिन। 11 अक्टूबर 1959 को 11 अक्टूबर 1959 को एक साथ 11 अक्टूबर 1959 को एक साथ संपूर्ण आंध्र प्रदेश में पंचायती राज लागू कर दिया गया। एक साथ संपूर्ण आंध्र प्रदेश में पंचायती राज लागू कर दिया। यहां पर 2 सवाल बनते हैं। पहला सवाल बनता है कि पंचायती राज का उद्घाटन सबसे पहले कहां हुआ था? पंचायती राज का उद्घाटन सबसे पहले राजस्थान में हुआ। पंचायती राज सबसे पहले लागू कहां हुआ था? पंचायती राज सबसे पहले लागू भी राजस्थान में हुआ। लेकिन जब बात ये आती है कि एक साथ किस पूरे राज्य में पंचायती राज सबसे पहले लागू हुआ, तो वो लागू हुआ था आंध्र प्रदेश, और वो हुआ था 11 अक्टूबर 1959 के दिन। तो ये अनुच्छेद 40 है। इसमें ग्राम पंचायतों के संगठन की बात कही गई है। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 के दिन नागौर के बगदरी गांव में, राजस्थान राज्य के नागौर जिले के बगदरी गांव में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज का उद्घाटन किया। लेकिन एक साथ संपूर्ण राज्य में उद्घाटन आंध्र प्रदेश में हुआ, वो हुआ था 11 अक्टूबर 1959। सबसे पहले पंचायती राज लागू राजस्थान में हो गया था, लेकिन राजस्थान में सिर्फ नागौर जिले के बगदरी गांव में ये उद्घाटन हुआ था। एक साथ संपूर्ण राज्य में सबसे पहले पंचायती राज लागू हुआ था संपूर्ण राज्य में, वो लागू हुआ था आंध्र प्रदेश में, और वो हुआ था 11 अक्टूबर 1959 के दिन। यहां तक ये बात स्पष्ट। पंचायती राज की हम विस्तार से चर्चा आगे जब पंचायती राज का टॉपिक आएगा तब हम करेंगे, पूरा डिटेल से करेंगे। बलवंत राय मेहता समिति क्या थी, कब बनी, क्या इसकी सिफारिश थी, ये सारी चीज़ें विस्तार से हम आगे पढ़ेंगे। ये तो सिर्फ एक रेफरेंस के तौर पे बताई गई है अनुच्छेद 40 को कंप्लीट करने की दृष्टि से। आगे हम बढ़ते हैं। ये अनुच्छेद 40 कंप्लीट हुआ। आगे अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 में कुछ शब्दावलियां हैं। वो शब्दावली क्या है? कुछ विशेष दशाएं। और वो विशेष दशाएं क्या हैं? वो विशेष दशाएं कौन कौन सी हैं? कुछ विशेष दशाएं अध्ययन करेंगे, जैसे कि बुढ़ापा, बीमारी, निःशक्तता और बेरोजगारी। कुछ विशेष दशाएं, और ये विशेष दशा कौन कौन सी हैं? जैसे कि बुढ़ापा, बीमारी, बेरोजगारी और निःशक्तता। इस स्थिति में शिक्षा, रोजगार व लोक सहायता पाने का अधिकार हमें प्राप्त है अनुच्छेद 41 के तहत। अनुच्छेद 41 में बताया गया है कुछ विशेष दशाओं में, कुछ विशेष दशाएं जैसे वो कौन सी हैं? जैसे बीमारी, दूसरी है बुढ़ापा, तीसरी है बेरोजगारी और चौथी है निःशक्तता।
निःशक्तता। कुछ विशेष दशाओं में जैसे कि बीमारी, बुढ़ापा, बेरोजगारी और निःशक्तता की स्थिति में हमें शिक्षा, रोजगार और लोक सहायता पाने का अधिकार है। लोक सहायता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 41 को एक बार फिर समझना है। कुछ विशेष दशाएं, सभी दशाओं में नहीं, जैसे कि बुढ़ापा, व्यक्ति जब वृद्ध हो जाता है तो काम धंधा नहीं करता, उस स्थिति में सरकार के द्वारा पेंशन की सुविधा की गई है, वो अनुच्छेद 41 के तहत की गई है। बुढ़ापा, बेरोजगारी, जैसे बेरोजगारी, ये अभी फिलहाल वर्तमान राजस्थान सरकार में बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। बुढ़ापा, बेरोजगारी, बीमारी की स्थिति में भी सरकार समय समय पर हमें चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाती है। और निःशक्तता यानी कि विकलांगता की स्थिति में कुछ विशेष दशाएं जैसे बीमारी, बुढ़ापा, बेरोजगारी और निःशक्तता की स्थिति में हमें शिक्षा, रोजगार और लोक सहायता पाने का अधिकार है। किसका अधिकार है? शिक्षा, रोजगार और लोक सहायता पाने का अधिकार है। इसी अनुच्छेद 41 के तहत या इसी अनुच्छेद 41 को पूर्णता प्रदान करने के तहत ही देश में मनरेगा कार्यक्रम चलाया गया। मनरेगा कार्यक्रम चलाया गया और इसका प्रारंभ कर दिया था फरवरी 2006 से। फरवरी 2006 से मनरेगा कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया फरवरी 2006 से। इसी के तहत अनुच्छेद 41 की पालना में ही राजीव गांधी प्रौढ़ साक्षरता मिशन प्रारंभ किया गया 1986 में। राजीव गांधी प्रौढ़ साक्षरता मिशन प्रारंभ किया था 1986 में। राजीव गांधी प्रौढ़ साक्षरता मिशन प्रारंभ किया था 1946 में और इसी के तहत अनुच्छेद 41 के तहत ही इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना प्रारंभ की गई। इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना प्रारंभ की। ये बात समझ में आई। अनुच्छेद 41 एक बार पुनः देखते हैं। अनुच्छेद 41 में कुछ उन दशाओं का वर्णन किया गया है जिनकी स्थिति में शिक्षा, रोजगार व लोक सहायता पाने का अधिकार हमें होता है। और वो कौन कौन सी दशाएं? वो हैं बीमारी, बुढ़ापा, बेरोजगारी और निःशक्तता। यदि कोई व्यक्ति बीमार है, यदि कोई व्यक्ति वृद्ध है, यदि कोई बेरोजगार है और यदि वो विकलांग है, वो निःशक्त है, तो इस स्थिति में उसे शिक्षा, रोजगार और लोक सहायता पाने का अधिकार है। और इसी की अनुपालना में मनरेगा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया फरवरी 2006 से और संपूर्ण देश में इसे 2008 से लागू कर दिया गया। इसी दिशा में आगे बढ़े तो राजीव गांधी प्रौढ़ साक्षरता मिशन 1986 में प्रारंभ किया गया और इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना भी यहाँ पे प्रारंभ की गई। तो ये अनुच्छेद 41 हमारा समाप्त हुआ। अनुच्छेद 41 की हमने बेसिक चर्चा यहाँ पर की है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 42 में बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई गई है। वो ये है कि काम के लिए या कार्य के लिए मानवोचित दशाएं और प्रसूति सहायता प्रदान की जाएंगी। राज्य सरकार द्वारा कार्य की मानवोचित दशाएं, राज्य सरकार द्वारा कार्य की मानवोचित दशाएं
राज्य सरकार द्वारा कार्य की मानवोचित दशाएं, मानवोचित दशाएं और प्रसूति सहायता प्रदान की जाएगी, और प्रसूति सहायता प्रदान की जाएगी। इसका मतलब समझा देता हूं। राज्य सरकार द्वारा कार्य की मानवोचित दशाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी, अर्थात कार्यस्थल पर जो श्रमिक या मजदूर काम करते हैं उन्हें अच्छी सुविधाएं दी जाएंगी, और साथ में ही प्रसूति सहायता दी जाएगी, अर्थात जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके लिए राज्य सरकार विशेष सुविधाएं करेगा। जैसे वर्तमान में उन्हें सवैतनिक अवकाश दिया जाता है, उन्हें अवकाश तो दिया जाता है लेकिन उनका वेतन नहीं काटा जाता। ये अनुच्छेद 42 के तहत ही कार्य किया जाता है। तो अनुच्छेद 42 में दो बात है, एक तो कार्य के लिए मानवोचित दशाएं प्रदान की जाती हैं, और दूसरा है प्रसूति सहायता, अर्थात गर्भवती महिला को प्रसूति सहायता भी प्रदान यहाँ पर की जाती है। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं अनुच्छेद 44। आगे हम बढ़ते हैं अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में है एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 44 में है एक समान सिविल संहिता। एक समान सिविल संहिता। एक समान सिविल संहिता का वर्णन अनुच्छेद 44 में है। मोदी सरकार की 3 प्रमुख घोषणाएं हुई थी सरकार में आने से पहले। पहले थी अनुच्छेद 370 को समाप्त करना, यानी कि जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे को समाप्त करना, जो कर दिया। दूसरा राम मंदिर का निर्माण करना, वो भी हो रहा है। और तीसरी है देश में एक समान सिविल संहिता लागू की जाए, पूरे देश में एक समान सिविल कानून बनाए जाए। तो इसका मतलब है, एक समान सिविल संहिता का मतलब है कि पूरे देश में एक समान सिविल कानून बनाए जाए। सिविल कानून में कौन से कानून आते हैं? जैसे विवाह के, तलाक के और संपत्ति से जुड़े हुए कानून। एक समान सिविल संहिता अर्थात पूरे देश में एक समान सिविल संहिता अर्थात पूरे देश में एक समान सिविल कानून बनाए जाए। सिविल कानून अर्थ जैसे कि विवाह, तलाक और संपत्ति। विवाह, तलाक और संपत्ति से जुड़े कानून पूरे देश में एक समान सिविल कानून बनाए जाए। यह है एक समान सिविल संहिता का मतलब। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो या कोई और धर्म या संप्रदाय हो, सभी के लिए एक समान कानून होगा। विवाह के नियम, विवाह के कानून समान होंगे, तलाक के कानून समान होंगे और उत्तराधिकार के नियम जो संपत्ति में है वो भी समान होंगे। भारत सरकार ने हिंदू धर्म को तो वैज्ञानिक बना दिया। हिंदू धर्म को वैज्ञानिक बना दिया कि यदि पत्नी जीवित है तो दूसरा विवाह नहीं हो सकता, या तो पत्नी की मृत्यु के बाद या पति की मृत्यु के बाद या लीगल तलाक देने के बाद ही दूसरा विवाह किया जाएगा। दूसरी विशेषता उनकी ये है, हिंदू धर्म में जो परिवर्तन किया है वो ये है, वैज्ञानिक बनाया जो ये बनाया है कि उत्तराधिकार के नियम में पुत्रों के बराबर पुत्रियों को स्थान दिया जाएगा। जबकि बाकी जो धर्म है वहाँ इस प्रकार की वैज्ञानिकता अभी प्रारंभ नहीं की। तो 3 केस आए थे सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख। वो कौन कौन से केस थे? पहला केस था साहेबानो केस। साहेबानो केस पहला था साहेबानो केस। ये आया था 1985। कब आया था? ये आया था 1986, माफ करना 1986। साहेबानो केस 1946। दूसरा आया था सरला मुदगल केस। सरला मुदगल केस
दूसरा आया था सरला मुद्गल केस, ये आया था 1995 में। पहला साहिबानो केस 1986, दूसरा सरला मुद्गल केस 1995 और तीसरा आया था गोवा पादरी केस। तीसरा आया था गोवा पादरी केस और ये आया था 2003 में। ध्यान देना, पहला साहबानो केस आया था सर्वोच्च न्यायालय में 1986 में, दूसरा सरला मुद्गल केस आया था 1995 में और तीसरा गोवा पादरी केस आया था 2003 में। इन तीनों ही केसों में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, इन तीनों ही केसों में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि एक समान सिविल संहिता को तुरंत लागू कर दिया जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। इन तीनों ही केसों में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा, केंद्र सरकार से कहा कि एक समान सिविल संहिता को, एक समान सिविल संहिता को, एक समान सिविल संहिता को तुरंत लागू कर दिया जाए, तुरंत लागू कर दिया जाए। लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया, कोई फैसला नहीं लिया। तो एक समान सिविल संहिता का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में है। एक समान सिविल संहिता का मतलब है कि पूरे देश में सिविल कानून एक समान कर दिए जाएं। सिविल कानून यानी कि जैसे विवाह, तलाक और संपत्ति से जुड़े जितने भी कानून हैं, इन सबको समान कर दिया जाए। केंद्र सरकार ने हिंदू धर्म को तो वैज्ञानिक बना दिया है, अर्थात वहां एक पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी नहीं हो सकती। पुत्रियों को पुत्रों के बराबर उत्तराधिकार का दर्जा मिलता है, लेकिन मुस्लिम व अन्य धर्मों को अभी वैज्ञानिक नहीं बनाया है। 3 केस सर्वोच्च न्यायालय में आए थे समान सिविल संहिता को लेकर, जिनमें सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से कहा कि जितनी जल्दी हो सके समान सिविल संहिता को लागू कर दिया जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। वो केस कौन कौन से थे? पहला है साहबानो केस, ये आया था 1986 में। दूसरा है सरला मुद्गल केस, ये आया था 1995 में। और तीसरा है गोवा पादरी केस, ये आया था 2003 में। तो ये बात यहां तक स्पष्ट हुई, क्लियर हुई। आगे हम चलते हैं। देश में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां समान सिविल संहिता लागू है और वो है गोवा। कौन सा राज्य है? गोवा। गोवा में केवल गोवा में ही एक समान सिविल संहिता लागू है। केवल गोवा में ही एक समान सिविल संहिता लागू है। केवल गोवा में ही एक समान सिविल संहिता लागू है। सिविल संहिता लागू है। इसके अलावा देश में कहीं भी समान सिविल संहिता लागू नहीं है। और अनुच्छेद 44 की पालना में ही सर्वोच्च न्यायालय ने 3 तलाक को असंवैधानिक करार दे दिया। इसकी पालना में ही सर्वोच्च न्यायालय ने, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को असंवैधानिक करार दे दिया। असंवैधानिक करार दे दिया। ये अनुच्छेद 44 पर हमने सामान्य चर्चा की, एक समान सिविल संहिता पर सामान्य चर्चा की। सर्वोच्च न्यायालय ने 3 अवसर ऐसे आए हैं जब केंद्र सरकार से समान सिविल संहिता को लागू करने की बात कही है, और वो है साहिबानो केस में 1986, सरला मुद्गल केस में 1995 और गोवा पादरी केस में 2003। लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक इसे लागू नहीं किया है। मात्र एक ऐसा राज्य है, वो है गोवा, जहां समान सिविल संहिता लागू है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने
3 तलाक को भी असंवैधानिक करार दे दिया है अनुच्छेद 44 की पालना में ही। तो ये अनुच्छेद 44 हमारा यहाँ पर क्लियर हुआ। आगे हम बढ़ते हैं अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में क्या है? अनुच्छेद 45 में मूल रूप से यह शामिल था कि सरकार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा व देखभाल का कार्य करेगी। अनुच्छेद 45 में मूल रूप से यह था कि सरकार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा व देखभाल का कार्य करेगी। बच्चों की शिक्षा व देखभाल का कार्य करेगी। ये थी मूल संविधान में शब्दावली। आयु वर्ग कितना था? 6 से 14 वर्ष, अर्थात 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था भी सरकार करेगी और उनके स्वास्थ्य संबंधी देखभाल भी सरकार करेगी। लेकिन इसे परिवर्तित कर दिया। इसे परिवर्तित किया है 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में। इसे परिवर्तित कर दिया 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में। 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, और ये हुआ था 2002 में। कब हुआ था? 2002 में। 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 में इस आयु सीमा को कर दिया 0 से 6 वर्ष। क्या कर दिया? 0 से 6 वर्ष। इस आयु सीमा को 0 से 6 वर्ष कर दिया और अब कहा गया कि सरकार 0 से 6 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा व देखभाल का कार्य करेगी। 0 से 6 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा व देखभाल का कार्य राज्य सरकार करेगी। राज्य सरकार करेगी। अनुच्छेद 45 बिल्कुल सिंपल है, मात्र 2 शब्दावली याद रखनी है। मूल संविधान में प्रावधान था 6 से 14 वर्ष के बालकों का, लेकिन वर्तमान में ये 6 से 14 वर्ष का आयु वर्ग हटाकर इसे कर दिया है 0 से 6 वर्ष। यानी कि अब जन्म से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा और उनके स्वास्थ्य संबंधी देखभाल का कार्य सरकार करेगी। 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 में जो हुआ था, इसमें इस 6 से 14 आयु वर्ग को समाप्त करके 0 से 6 वर्ष तक का आयु वर्ग शामिल कर दिया। अर्थात अब सरकार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा व देखभाल का कार्य नहीं करके मात्र 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा व देखभाल का कार्य करेगी। अनुच्छेद 45 हमारा समाप्त। बस इतना सा है अनुच्छेद 45। पुनः रिवीजन करवाता हूं, सिर्फ 2 शब्दों में अंतर देखना है। मूल संविधान में यानी कि शुरुआत में अनुच्छेद 45 में यह लिखा हुआ था कि सरकार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा व देखभाल का काम करेगी, लेकिन वर्तमान में इसे परिवर्तित कर दिया। परिवर्तन कब किया था? 2002 में। वो संशोधन कौन सा था? 86वां संवैधानिक संशोधन था। और परिवर्तन करके अब ये कर दिया कि अब सरकार 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा व देखभाल का कार्य करेगी। यहां तक बात समझ में आई? आगे बढ़े। आगे अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 46 अनुच्छेद
अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 46 में बताया गया है, अनुच्छेद 46 में बताया गया है कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की शिक्षा व देखभाल का कार्य करेगी। क्या शब्दावली है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। राज्य सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जनजाति का शैक्षणिक व आर्थिक उत्थान करेगी, शैक्षणिक व आर्थिक उत्थान करेगी। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अनुच्छेद 46 में एससी व एसटी यानी कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जाति का शैक्षणिक व आर्थिक उत्थान करने की बात कही गई है, और ये शैक्षणिक व आर्थिक उत्थान राज्य की सरकार के द्वारा किया जाएगा। उन्हें सरकारी शिक्षण संस्थानों में, सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण दिया जाता है वो अनुच्छेद 46 की पालना के तहत ही दिया जाता है कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का शैक्षणिक व आर्थिक उत्थान करेगी। अनुच्छेद 46। आगे है अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 में एक शब्द का प्रयोग किया गया है, वो है बाध्यता शब्द। क्या शब्द है? बाध्यता। अनुच्छेद 47 में यह बताया गया है कि राज्य सरकार की बाध्यता होगी। क्या होगी? राज्य सरकार की बाध्यता होगी कि वह मादक पदार्थों पर रोक लगाए और पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाए। राज्य सरकार, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 47 में बताया गया है कि राज्य सरकार का यह कर्तव्य होगा, राज्य सरकार का कर्तव्य होगा कि वह मादक पदार्थों पर रोक लगाए, कि वह मादक पदार्थों पर रोक लगाए और मादक पदार्थों पर रोक लगाए और पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाए, और पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाए, पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाए। राज्य सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह मादक पदार्थों पर रोक लगाए और पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाए। इसी के तहत मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इसी के तहत मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ किया। मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ किया। इसी के तहत मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ किया। यहां तक ये बात स्पष्ट हुई। राज्य सरकार का कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? उसके दो कर्तव्य बताए गए। पहला कर्तव्य है कि वो मादक पदार्थों पर रोक लगाए, नशीली वस्तुओं पर रोक लगाए, और दूसरा कर्तव्य है वह पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाए। ये राज्य सरकार का कर्तव्य है और पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाए। इसी संदर्भ में उसने मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ किया, अर्थात जो बच्चों को स्कूल में दिन में जो भोजन दिया जाता है उसको प्रारंभ किया अनुच्छेद 47 के तहत। मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ किया अनुच्छेद 47 के तहत। अनुच्छेद 47। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में क्या है? अनुच्छेद 48 में है कि राज्य
कृषि व पशुपालन का वैज्ञानिक संगठन करेगा। राज्य कृषि व पशुपालन का वैज्ञानिक संगठन करेगा। और साथ में इसमें यह भी बताया गया है कि गाय, बछड़े व दुधारू पशुओं की नस्ल सुधारेगा और उन पर रोक लगाए, उनके वध पर रोक लगाएगा। साथ में यह भी कहा गया है कि वह गाय, बछड़े व अन्य दुधारू पशुओं की नस्ल सुधारेगा और इनके वध पर रोक लगाएगा। बात समझ में आई? अनुच्छेद 48, राज्य कृषि व पशुपालन का वैज्ञानिक संगठन करेगा। साथ में गाय, बछड़े व अन्य दुधारू पशुओं की नस्ल सुधारेगा और इनके वध पर रोके लगाएगा। तो अनुच्छेद 48 की अनुपालना में ही हरित क्रांति प्रारंभ की गई। हरित क्रांति प्रारंभ की थी 1966 से। कब से? 1966 से। साथ में राष्ट्रीय किसान आयोग की नियुक्ति भी की। राष्ट्रीय किसान आयोग की नियुक्ति की। अनुच्छेद 48 की अनुपालना में हरित क्रांति चलाई गई 1966 में। अनुच्छेद 48 की अनुपालना में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया और साथ में सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। कहां पर की थी? यह स्थापना की थी सेवर भरतपुर में सरसों अनुसंधान केंद्र है। साथ में चावल अनुसंधान केंद्र की स्थापना भी की। चावल अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। ये की है कटक, उड़ीसा। और आलू अनुसंधान केंद्र की भी स्थापना की। आलू अनुसंधान केंद्र की भी स्थापना की और ये स्थापना की थी शिमला। कहां पे की थी? शिमला, हिमाचल प्रदेश। अनुच्छेद 48 क्या कहता है? अनुच्छेद 48 यह कहता है कि राज्य कृषि व पशुपालन का वैज्ञानिक संगठन करेगा। साथ में इसमें यह भी बताया गया है कि राज्य गाय, बैल व अन्य दुधारू पशुओं की नस्ल सुधारेगा और उनके वध पर रोके लगाएगा। इसकी अनुपालना में ये समस्त कार्य हुए, यानी कि हरित क्रांति की शुरुआत हुई 1966 से। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया। सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना सेवर भरतपुर में की गई। चावल अनुसंधान केंद्र की स्थापना कटक, उड़ीसा में की गई और आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना शिमला, हिमाचल प्रदेश में की गई। तो ये अनुच्छेद 48। अगला है अनुच्छेद 48A। अनुच्छेद 48A में क्या है? अनुच्छेद 48A में है वन व वन्य जीवों का संरक्षण और पर्यावरण का संरक्षण। अनुच्छेद 48 में है पर्यावरण और वन व वन्य जीवों का संरक्षण।
राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा, राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। पर्यावरण और वन व वन्य जीवों का संरक्षण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा और अनुच्छेद 48A को शामिल किया था 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 में। कब शामिल किया था? 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 में। इसमें है राज्य पर्यावरण और वन व वन्य जीवों का संरक्षण करेगा। अनुच्छेद 48A शामिल किया था 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 में। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 49 में राज्य के लिए बाध्यता शब्द का प्रयोग किया गया। किसके लिए? राज्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? बाध्यता शब्द। कैसे राज्य की बाध्यता होगी? क्या बाध्यता होगी? ऐतिहासिक व राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण करना राज्य की बाध्यता होगी। अनुच्छेद 49 में बताया गया है कि ऐतिहासिक व राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण करना राज्य की बाध्यता होगी। संरक्षण करना राज्य की बाध्यता होगी। ऐतिहासिक व राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण करना राज्य की बाध्यता होगी। ये बात अनुच्छेद 49 के माध्यम से स्पष्ट की है। शब्द कौन सा है यहाँ पर? बाध्यता शब्द। कौन सा शब्द है? बाध्यता शब्द। आगे अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 50 में यह स्पष्ट किया गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों का पृथक्करण होगा। अर्थात कार्यपालिका और न्यायपालिका सम्मिलित नहीं होंगी, दोनों का पृथक्करण होगा, अलग अलग होंगी। अनुच्छेद 50 में है कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण होगा। कार्यपालिका व न्यायपालिका का क्या होगा? पृथक्करण होगा, दोनों अलग अलग होंगी। लास्ट अनुच्छेद 51, अंतिम है अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में बताया गया है कि भारत अंतरराष्ट्रीय शांति की स्थापना में वृद्धि करेगा। भारत अंतरराष्ट्रीय शांति की स्थापना में क्या करेगा? वृद्धि करेगा। भारत अंतरराष्ट्रीय शांति की स्थापना में वृद्धि करेगा और अनुच्छेद 51 की अनुपालना में ही भारत ने एक नीति चलाई थी, उसका नाम है गुटनिरपेक्ष नीति। अनुच्छेद 51 की पालना में ही इसी कारण भारत ने गुटनिरपेक्ष की नीति चलाई। गुटनिरपेक्ष की नीति चलाई, नीति प्रारंभ की। गुटनिरपेक्ष नीति क्या की थी? प्रारंभ। अनुच्छेद 51। गुटनिरपेक्ष क्या है? गुटनिरपेक्षता क्या है? इसका एक बार हम अध्ययन करते हैं। गुटनिरपेक्षता गुटनिरपेक्षता भारत आजाद हुआ था 1947 में। जब भारत आजाद हुआ उस समय पूरी दुनिया दो भागों में बटी हुई थी। एक तरफ था पूंजीवाद और दूसरी तरफ था साम्यवाद। पूंजीवाद का नेता था अमेरिका और साम्यवाद का नेता था सोवियत संघ।
सोवियत संघ। बात समझ में आई। आजादी के समय दुनिया दो भागों में बटी हुई थी, पूंजीवाद व साम्यवाद। पूंजीवाद का नेता अमेरिका था, साम्यवाद का नेता सोवियत संघ था। दोनों ने ही भारत को अपने अधीन करने का प्रयास किया, अपने में सम्मिलित करने का प्रयास किया, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि हम बहुत लंबी गुलामी झेल कर आए हैं, अब यदि किसी गुट में शामिल होते हैं तो पुनः दिक्कत हो जाएगी। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन दोनों गुटों से पृथक रहने की जो नीति अपनाई उसे ही गुट निरपेक्ष नीति कहा जाता है। यानी कि पूंजीवाद और साम्यवाद इन दोनों गुटों से अलग रहने की जो नीति प्रारंभ की उसे ही गुट निरपेक्ष की नीति कहा जाता है। और इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के विस्तार में किया गया है। अनुच्छेद 51 में बताया गया है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना में वृद्धि का प्रयास करेगा, और इसी संदर्भ में भारत ने गुट निरपेक्ष नीति प्रारंभ की। तो ये मूल अधिकार के साथ साथ नीति निर्देशक तत्वों का टॉपिक समाप्त हुआ।